नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फेनोटाइपिक रेशियो आता है वो 9:3:3:1 आता है। मतलब कि 9 राउंड येलो रहता है, 3 रिंकल येलो रहता है, 3 राउंड ग्रीन रहता है एंड 1 रिंकल ग्रीन रहता है। ये सबको पहले क्रॉस बना लेते हैं फिर समझेंगे। देखो मोनो हाइब्रिड में जो फेनोटाइपिक रेशियो आया था वो 3:1 आया था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में बोला गया कि अगर हम 3:1 लेते हैं एंड इसको क्रॉस करवाते हैं 3:1 से, तो जो फेनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो 9:3:1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया गया है, 3 राउंड लिया गया है एंड 1 रिंकल लिया गया है, फिर 3 लिया गया है येलो एंड 1 लिया गया है ग्रीन। तो अब 3 का 3 से करवाएंगे तो 9 आ जाएगा एंड 9 में आ जाएगा, ये 3 में राउंड था एंड ये 3 में येलो है, मतलब कि 9 राउंड येलो आ गया। एंड फिर जो ये 1 है इसको 3 से करवाएंगे तो यहाँ पे 1 × 3 3 आ जाएगा। तो 1 में यहाँ पे रिंकल है एंड 3 में यहाँ पे येलो है। तो ये जो 3 है इसको जब 1 से करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 3 में क्या लिए हैं, राउंड है एंड ये क्या है, ग्रीन है, मतलब कि 3 राउंड ग्रीन आ गया। एंड फिर जब ये 1 को 1 से करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 1 में क्या लिए हैं, रिंकल लिए हैं एंड ये क्या है, ग्रीन है, मतलब कि 1 रिंकल ग्रीन आ गया। अब इसका रेशियो देखें तो 9:3:3:1 आ गया है। तो यहाँ पे वही सब लिखा गया है। 9:3:1 को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया गया है, 3 येलो 1 ग्रीन एंड 3 राउंड 1 रिंकल को, एंड जब इसको क्रॉस करवाया गया है तो सिमिलर रिजल्ट आ जाता है 9:3:3:1। नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही है कि यहाँ पे 2 डिफरेंट रेट लिया गया होगा, जैसे कि राउंड येलो को क्रॉस करवाए थे रिंकल्ड ग्रीन से। तो मेंडल के द्वारा प्रपोज किया जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। जब 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइन हो जाता है तो हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे F1 जनरेशन जो बना है उसी को यहाँ पे हाइब्रिड बोला गया है। जब राउंड येलो को क्रॉस करवाते हैं रिंकल्ड ग्रीन से तो यहाँ पे F1 जनरेशंस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होता है। फिर जब ये F1 जनरेशंस बन जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस दिया गया है कि सेग्रीगेशन जो होता है 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर का वो इंडिपेंडेंट होता है अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से। मतलब कि जब ये F1 जनरेशंस बन गया तो जब हम ये F1 जनरेशंस वाला को सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ से जो गैमेट बनता है तो देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल R के साथ स्मॉल r है एंड यहाँ पे देख सकते हैं गैमेट जो बना है ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यहाँ कैपिटल R के साथ कैपिटल Y है, यहाँ कैपिटल R के साथ स्मॉल y है, मतलब कि यहाँ पे कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। एंड नेक्स्ट है पुन्नेट स्क्वायर का इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन जो होता है 2 पेयर ऑफ जीन को उसको समझने के लिए। म्यूसिस के टाइम में प्रोड्यूस होता है एग एंड पोलन, तो उससे फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जब ये दोनों फ्यूज करता है तो फॉर्मेशन होता है। सेग्रीगेशन जो होता है 1 पेयर ऑफ जीन R एंड R का, तो यहाँ पे दिया गया है कि 50% गैमेट के पास R होता है एंड अदर 50% गैमेट के पास स्मॉल r होता है। एंड Y एंड स्मॉल y के भी केस में वैसा ही होगा। सेग्रीगेशन जो होता है 50% R का एंड 50% स्मॉल r का, ये इंडिपेंडेंट होता है सेग्रीगेशन 50% कैपिटल Y एंड 50% स्मॉल y से। इसलिए 50% R बियरिंग गैमेट्स जो होता है उसके पास कैपिटल Y होता है एंड अदर 50% के पास स्मॉल y होता है। एंड फिर बोला गया है कि 50% R बियरिंग गैमेट के पास Y होता है एंड अदर 50% के पास स्मॉल y होता है। इसलिए जो जेनोटाइप्स होता है गैमेट्स का वो 4 होता है, मतलब कि 4 टाइप्स का पोलन होगा एंड 4 टाइप्स का एग होगा। तो यहाँ पे जेनोटाइप देख सकते हैं गैमेट्स का कैपिटल R कैपिटल Y है, कैपिटल R स्मॉल y है, स्मॉल r कैपिटल Y है एंड स्मॉल r स्मॉल y है। एंड ये सब का फ्रीक्वेंसी देखें तो
कैपिटल आर वाई जो है ये एक ही है, मतलब कि 1/4 है, तो 1/4 का जो फ्रीक्वेंसी आता है ये 25% आएगा। मतलब कि ये है आर वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये 1/4 होगा एंड इसका परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा एंड ये 25 हो जाएगा, मतलब कि 25% फ्रीक्वेंसी आ गया। देखो ये समय कभी भी अगर कन्फ्यूज़न होता है ना तो सबसे पहले गैमेट बना लो, उसके बाद इसको पढ़ो तो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो लिखा गया है 50% गैमेट के पास आर होता है एंड 50% गैमेट के पास स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पे गैमेट बनाएंगे तो आर वाई आर स्मॉल वाई आएगा, मतलब कि इतना गैमेट 4 टाइप का गैमेट आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50% के पास कैपिटल आर है एंड 50% के पास स्मॉल आर है। एंड इसका हम परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो यहाँ पे आर आर वाई है, तो यहाँ पे आर जो है ये 2 है एंड टोटल 4 है इंटू 100 है तो 250 एंड ये हो जाएगा 25, मतलब कि एंड 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50%। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि 50% गैमेट के पास आर होगा एंड 50% गैमेट के पास स्मॉल आर होगा। एंड फिर दिया गया है कि सेग्रीगेशन जो होगा 50% आर एंड 50% स्मॉल आर का वो इंडिपेंडेंट होगा कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ है एंड एक बार कैपिटल आर जो है ये स्मॉल वाई के साथ है, मतलब कि ये डिपेंडेंट नहीं कर रहा है किसी पे भी। एंड फिर बोला गया कि 50% आर बियरिंग गैमेट के पास वाई होता है एंड 50% के पास वाई होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50% जो है तो एक स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई है एंड एक स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि 50% आर बियरिंग गैमेट्स के पास कैपिटल वाई होता है एंड 50% के पास स्मॉल वाई होता है। एंड फिर वही बात बोला गया कैपिटल आर के लिए, तो 50% आर बियरिंग गैमेट्स के लिए होता है कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो देख सकते हैं एक बार आर जो है ये कैपिटल वाई के साथ है एंड एक बार आर जो है ये स्मॉल वाई के साथ है। एंड यहाँ पे देखें तो फिर से वही बात को रिपीट कर दिया गया है कि हमें 4 टाइप्स का एग बनाना है एंड पॉलन बनाना है, फिर पुन्नेट स्क्वायर बना के दोनों साइड से एग को एंड पॉलन को लिखना है, फिर उसको फ्यूज़ करवाएंगे तो वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे F2 प्लांट्स बनेगा। तो फिर बोला गया कि पुन्नेट स्क्वायर जो होता है उसमें 16 स्क्वायर होता है, तो उसमें कितना जेनोटाइप होगा एंड कितना फेनोटाइप होगा उसको हमें इस बॉक्स में भरना है। तो फेनोटाइप जो होता है वो 9:3:3:1 होता है। तो देखो जेनोटाइपिक रेशियो के लिए मैं सिंपल बताई थी, इधर से लिखना 1:2, फिर लिखना 1:2 एंड फिर इधर लिखना 1:2। अब ये इसको लिखेंगे 2 एंड ये दोनों को लिखेंगे 2:4 एंड इससे पहले 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो अब सिंपल रेशियो लिख देंगे 1:2:2:4:1:2:1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल पब्लिश करते हैं अपना वर्क 1865 में, बट सेवरल रीजन के वजह से ये अनरिकॉग्नाइज रहता है टिल 1900 तक। फर्स्ट रीज़न है कम्युनिकेशन। उस टाइम कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था तो मेंडल का वर्क उतना वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया। सेकेंड रीज़न है मेंडल के द्वारा जीन को फैक्टर बोला गया था, मतलब कि उस टाइम जीन को फैक्टर बोला जाता था। तो फैक्टर का डिफिनीसन था कि ये स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट है जो कि कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को। एंड अभी हमें पता है कि फैक्टर ही होता है जीन। तो जीन जो होता है इसके पास पेयर ऑफ एलील होता है। तो मेंडल के द्वारा बोला गया कि ये जो एलील होता है ये ब्लेंड नहीं करता है एक दूसरे के साथ। तो अदर साइंटिस्ट के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनके द्वारा बोला गया कि अगर एलील ब्लेंड नहीं करता है तो नेचर में वेरिएशन कैसे दिखाई देता है। एंड यहाँ पे अदर साइंटिस्ट जो एक्सेप्ट नहीं किए उनको बोला गया है कॉन्टेम्पोरेरीज। एंड थर्ड रीज़न है मेंडल के द्वारा फर्स्ट टाइम बायोलॉजी में यूज़ किया गया था मैथमेटिक्स, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल था। एंड लास्टली मेंडल के द्वारा कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया था, मतलब कि कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया गया था कि फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है एंड ये क्या चीज़ का बना हुआ है।
1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं, डी व्राइज, कोरियन एंड वॉन शेरमार्क। ये इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर करते हैं मेंडल के रिजल्ट को। एंड उस टाइम पे क्या था कि एडवांस हो गया था माइक्रोस्कोपिक